हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स फैमिली में। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग पॉलिटी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रियम्बल के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि प्रियम्बल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट देखें। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स के बारे में बताता है। ओके, तो जैसे हम अपने प्रियम्बल को देखें तो इसकी शुरुआत ही होती है वी द पीपल करके। ओके, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, पीपल। ठीक, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि प्रियम्बल हमारे कंट्री के नेचर के बारे में बताता है कि हमारा कंट्री है कैसे। जैसे कोई भी पर्सन अगर कोई भी जैसे हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है सोवरिन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, तो कोई भी पर्सन अगर इसको पढ़ेगा, प्रियम्बल को पढ़ेगा, तो उसको इंडियन स्टेट के बारे में आइडिया लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी ये सोवरिन, हमारा स्टेट कैसा है, इंडियन स्टेट सोवरिन है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ओके, तो यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट से सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो प्रियम्बल है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करता है। तो ये चीज़ें भी प्रियम्बल के अंदर डिस्क्राइब्ड हैं। हमारा प्रियम्बल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हमारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पहला स्टेटमेंट्स देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। ओके, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रियम्बल ना तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और ना ही से अमेंड किया जा सकता। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रियम्बल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक, फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि यह प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है और इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखें तो यहाँ पे 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल जो होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, और दूसरा इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक, ये बोथ यहाँ पे तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, डी वाला। ठीक, तो क्या 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 चीज़ें थी तो अभी करंट स्टेटस क्या है प्रियम्बल का, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरा, इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा डी स्टेटमेंट सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो प्रियम्बल है यह लेजिस्लेचर के लिए ना तो एज ए सोर्स वर्क करता है, ठीक, सोर्स ऑफ पावर, ना ही उनके ऊपर कोई प्रोविजन लगाता है। मतलब ये कि ना तो ऐसा कोई वर्क करता है प्रियम्बल जिससे ये लोग कोई लॉ बना सके, और ऐसा भी नहीं है कि लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर को प्रियम्बल लॉ बनाने से प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में यह कहा रहा है कि प्रियम्बल जो है ये जस्टिसिएबल है। ठीक है, जस्टिसिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रियम्बल के अंदर जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक, अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं या स्टेट्स उनको वायलेट कर रही है तो कोर्ट्स जो है उनको इन्फोर्स करा सकती है, मतलब उन प्रोविजन को लागू करा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए,
तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनका वायलेशन होता है तो कोर्ट्स उसको इन्फोर्स कराती है कि ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन न हो। ठीक, तो जस्टिसेबल का मतलब ये हुआ। तो केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें और बोली प्रियम्बल के रिगार्डिंग। पहला कि जो प्रियम्बल है हमारा, ये ना तो एज अ सोर्स ऑफ पावर वर्क करेगा लेजिस्लेचर के लिए, ना ही कोई प्रोविजन लगाएगा। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकंड में ये कहा कि प्रियम्बल जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ, प्रियम्बल जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक, मतलब इसके जो प्रोविजंस हैं उनको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो यहाँ पे ये वाला सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। तो यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट, ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीलिम्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन डिस्कस किए इससे पहले वाले, वो इन्हीं पे ये बेस्ड है। तो पहले में ये बोल रहा है कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ठीक, ओके, ये बात सही हो सकती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन इसका वही सेम इफेक्ट है जो अदर पार्ट्स का है। ठीक, तो हमने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला अपने डिसीजन में 1973 के जजमेंट में कि इसके जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक, उन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट ये देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि यह पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल हमारा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है जब तक कि यह दूसरे पार्ट से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि प्रियम्बल जो है वो तब तक उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है जब तक वह इंडिपेंडेंट है, मतलब उसको इंडिविजुअली देखा जाए, उसको एज अ सिंगल यूनिट देखा जाए। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रियम्बल को अदर पार्ट्स को एक्सप्लेन करने में देखा जाएगा तो उसका एक लीगल इफेक्ट है। ठीक, प्रियम्बल जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स जो है इसका यूज करती हैं, प्रियम्बल का यूज करती हैं। ठीक है, उस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे यही मतलब, इसका मतलब यही है कि ये जब तक इंडिपेंडेंट है, जब तक दूसरे पार्ट से सेपरेट है, तब तक इसका कोई अपना मतलब नहीं है, अपना कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरे पार्ट्स के साथ इसको ऐड कर दिया जाएगा तब इसका एक लीगल इफेक्ट होने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये लीगल इफेक्ट तभी तक नहीं है जब तक यह इंडिपेंडेंट है। जैसे ही दूसरे पार्ट्स के साथ जोड़ा गया इसका एक लीगल इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। ओके, ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो ये टर्म रिपब्लिक है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही हुए। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखें तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है रिपब्लिक। ओके, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो इसके डिफिनीशन दी गई हैं उसमें ये है, एक होता है रिपब्लिक, एक होता है डेमोक्रेसी। ठीक, तो इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं। यहाँ पे रिपब्लिक के अंदर ये कहा गया है कि रिपब्लिक के अंदर जो सोर्स होता है, सोर्स पावर ऑफ सोर्स यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। ठीक, इंडिविजुअल पर्सन से पावर एक अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन से पावर लिया जाता है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर जो सारे पीपल होते हैं, पीपल एज अ होल, मतलब
यहाँ पे होल की बात की गई, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात की गई है, यहाँ पे सारे पीपल की बात की गई, ठीक। और इसमें रिपब्लिक के अंदर जो इसका दूसरा फीचर है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंसंट्रेट किया जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन होते हैं जो जो गवर्नमेंट को कंसंट्रेट करती है, ठीक। यहाँ पे ऐसी कोई बात, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती है। तीसरा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजॉरिटी होती है, ठीक, मेजॉरिटी जो है वो ओवरराइड कर देती है माइनॉरिटी को, ठीक। लेकिन रिपब्लिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे माइनॉरिटी के जो भी राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ओके, ये चीजें समझ में आई, ठीक है। पहला, रिपब्लिक के अंदर सोर्स ऑफ पावर इंडिविजुअल पर्सन है, डेमोक्रेसी के अंदर पीपल है, ठीक, होल पीपल है, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिपब्लिक के अंदर जो गवर्नमेंट है या लेजिस्लेचर है उसको उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन होते हैं। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा ये है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को ओवरराइड कर देती है कोई भी डिसीजन लेने में, वहाँ पे माइनॉरिटी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे रिपब्लिक के अंदर कुछ प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस होते हैं जो माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक। ओके, तो हम लोग अब अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला ये कहा जा रहा है कि रिपब्लिक के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वह हमेशा ऑलवेज डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे इंडिया के अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, ठीक। क्या दोनों के इलेक्शन का प्रोसीजर सेम है? क्या दोनों ही डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं? नहीं, इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, ठीक। लेकिन यूएस के अंदर डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा, जैसे यहाँ पे ये गलत हुआ तो ये फर्स्ट और सी, ए और सी यहाँ पे निकल गए। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो रिपब्लिक होते हैं उसमें जो पावर आती है वो मतलब सारे लोगों से आती है, उस कंट्री में रहने वाले लोगों से आती है पावर, ठीक है। सिटीजन एज ए होल की बात की गई, यहाँ पे होल की बात की गई, ठीक। अभी हमने ये डिस्कस किया है कि रिपब्लिक के अंदर इंडिविजुअल के थ्रू पावर आती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो ये बी वाला भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो रिपब्लिक होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के तहत, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स लगाया जाता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन होते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी टर्म है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या सही है। ओके, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हीं को इलेक्ट करना ही डेमोक्रेसी कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन यह इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। यह डेमोक्रेसी का पार्ट है, ठीक। किसी अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करना इट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। ओके, एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या होता है? टू एक्सरसाइज द पावर, ठीक है, बाय द पीपल। एक मिनट, हाँ, डेमोक्रेसी क्या है? ये टू एक्सरसाइज द पावर, पावर को एक्सरसाइज करना, ठीक। किसके द्वारा? पीपल, जो कंट्री में रह रहे लोग हैं उनके द्वारा, ठीक। ये एक्सरसाइज या तो डायरेक्टली होगी या तो इनडायरेक्टली। जैसे इंडिया के अंदर हम लोग डायरेक्टली इस पावर का यूज करते हैं, ठीक।
ओके, तो ये डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट दी गई है, यह हमारा डेमोक्रेसी का पार्ट है। ओके, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। दूसरा, ये कह रहा है कि जो मोनार्क होते हैं उनके अंदर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं होती है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। कैसे? जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक होता है रिपब्लिक, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हाँ, इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया एक क्या है, इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री है। वहीं पे अगर हम लोग इंग्लैंड को देखें तो वहाँ पे मोनार्क है, ठीक। लेकिन डेमोक्रेसी तो एग्जिस्ट ही करता है वहाँ पे, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें यह कहा जा रहा है डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, बल्कि वहाँ रह रहे लोगों को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, ठीक है। पीपल को वैल्यू दिया जाता है। और कौन से पीपल? जो वहाँ की जो मेजॉरिटी पीपल है उसको वैल्यू किया जाता है, ठीक। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। नंबर फोर्थ देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें मेजॉरिटी जो है वो ओवरराइड कर जाती है माइनॉरिटी को, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसमें कौन से इंडिया के सोवरेन कैरेक्टर को नहीं शो करता है। ओके, इंडिया के सोवरेन कैरेक्टर को नहीं शो कर रहा है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो इंडिया की मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ में, ये इंडिया के सोवरेन कैरेक्टर के अगेंस्ट है। ओके, तो ये स्टेटमेंट देखें तो इसमें जैसे जो इंडिया के मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ में, वो इंडिया ने अपनी इच्छा से इसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक। और इसके प्रोविजंस जो भी हैं वो इंडिया की सोवरेनिटी को वायलेट नहीं करते, ठीक। तो यहाँ पे ये इंडिया के सोवरेन कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर दूसरी कंट्रीज जो हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर करें जिससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अफेक्टेड होती हो, तो वो इंडिया की सोवरेनिटी का वायलेशन होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये सही है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर यूएस इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देता है रसिया से ट्रेड करने पर, यूएस जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि अब यह रसिया से ट्रेड नहीं करेगा, तो यह क्या इंडिया की सोवरेनिटी का वायलेशन है? ओके, नहीं, यहाँ पे इंडिया की सोवरेनिटी का वायलेशन सैंक्शन से नहीं होगा। अगर इंडिया उस चीज को फॉलो करता है, अगर इंडिया फॉलो कर लिया कि यूएस के सैंक्शन के बाद हम रसिया से ट्रेड नहीं करेंगे, तब वो सोवरेनिटी का वायलेशन होगा। सैंक्शन लगाना सोवरेनिटी का वायलेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सोवरेनिटी का वायलेशन हो रहा है वो केवल स्टेटमेंट 2 में हो रहा है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट 2 ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंडियन वर्जन सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। ओके, तो पहला देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को प्रीच किया जा रहा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ओके, तो वो भारत इंडियन की सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट होगा। ओके, ठीक है। सेकंड, ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तो वो इंडिया के सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा स्कीम या प्रोग्राम चला रही है जिससे किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन का बेनिफिट होता है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन के बेनिफिट के लिए अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम चलाती है तो क्या वो इंडिया के सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है? एंड नंबर फोर्थ, ओके, कि काउसेट बनवाना, जैसे आज के टाइम में अभी करेंटली बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स काउसेट्स बनवा रही हैं टू प्रोटेक्ट द काउस,
तो क्या ये इंडिया के सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है? ओके, यहाँ पे देखिए तो पहले वाला स्टेटमेंट, व्हाट इज द करेक्टर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म? इंडियन सेक्युलरिज्म में ये कहा गया है कि स्टेट की कोई भी रिलीजन नहीं होगी, नो रिलीजन ऑफ स्टेट। ठीक, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर कोई भी रिलीजन को प्रीच किया जा रहा है तो इंडिया के सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, ये हमारे सेक्युलरिज्म को वायलेट करेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं, फर्स्ट ऑल। अब यहाँ पे 2, 3, 4 और 2, 3 यहाँ पे बचते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट हम देखते हैं। ठीक, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट काउसेट्स बनवा रहे हैं तो क्या वो इंडिया के सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है? नहीं नहीं, ये हमारे सेक्युलर करेक्टर के अगेंस्ट नहीं है। इसमें ये गवर्नमेंट के द्वारा काउस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो ये एक रेशनल डिसीजन है। और डीपीएसपी में भी काउ को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 3, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इंडियन प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट वर्ड जो यूज हुआ है उसका मेन एम क्या है? ओके, तो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट्स हम फर्स्ट देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो इनकम लेवल के अंदर इनइक्वलिटी है उसको एलिमिनेट कर देना। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इक्वेट करना, मतलब सबके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लगभग समान हो। ओके, ये स्टेटमेंट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं कि यहाँ पे ये क्लास बेस्ड सोसाइटी के इंड की बात कही गई है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया का सोशलिस्ट वर्जन ऐसा नहीं है कि वो क्लास बेस्ड सोसाइटी के इंड की मांग करता है। तीसरा स्टेटमेंट देखें तो इसमें जो इनइक्विटी है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर्स में उसको एलिमिनेट करने की मांग करता है। तो यहाँ पे तो पॉलिटिकल सही हो सकता है लेकिन रिलीजियस की बात नहीं की गई। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इनइक्विटी जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स में उसको एलिमिनेट किया जाए, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा सही, ये स्टेटमेंट जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उससे ज़्यादा करेक्ट होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो इसमें ये कहा गया है कि जो इंडियन वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म है वो उसकी वैल्यू हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से पार्ट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम लोग प्रीएम्बल के अंदर देखें तो यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात की गई है। ठीक है, जो इंडियन स्टेट का करेक्टर है वहाँ पे इंडियन स्टेट कैसा है, सोवरिन है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात की गई है। डीपीएसपी के अंदर देखें तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 44 है, ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, यहाँ पे सेकुलरिज्म की वैल्यू देखने को मिलेगी। फिर फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो हमारे राइट टू इक्वलिटी है, ओके, राइट टू इक्वलिटी, ठीक, राइट टू इक्वलिटी हो गया। दूसरा राइट टू रिलीजन के लिए जो राइट्स दिए गए वहाँ पे, और एक और चीज़ है राइट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक, यहाँ पे सेकुलर कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज में जो हमारी फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। ओके,